हेलो मैनिफेस्टर्स, आज हम जानेंगे ध्यान कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बदल ही नहीं सकता, आपकी जिंदगी बचा भी सकता है। आज की कहानी है बिल्कुल सच्ची कहानी। जेम्स स्कॉट ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें थोड़ा वक्त मिला तो उन्हें लगा कि डॉक्टरी पूरी होने से पहले अगर वो कुछ समाज सेवा का काम कर सकें और साथ हिमालय की चोटियों को थोड़ा सा डिस्कवर कर सकें। जेम्स स्कॉट कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय स्तर पर जूडो कराटे की प्रतियोगिताएं जीतते थे। काफी कठिन रास्तों पर साइकिलिंग किया करते थे और चढ़ाई किया करते थे। तो उन्हें लगा कि जो मुझे ये टाइम मिला है ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं काठमांडू जाकर लोगों की सेवा भी कर सकूं और अपने इस पहाड़ों पे चढ़ने के इस शौक को पूरा भी कर सकूं। काठमांडू आकर थोड़े दिन अस्पताल में काम करने के बाद उन्होंने एक हफ्ते का एक ट्रेल, हिलाम्बू ट्रेल करने की सोची। अपने दो दोस्तों जिम और मार्क के साथ वो हिलाम्बू ट्रेल के लिए निकल गए। बहुत सारी तैयारियां की उन्होंने, बहुत सारे कपड़े खरीदे, जैकेट्स खरीदे और बहुत सारे ट्रैकिंग के गियर्स खरीदे। पर जब वो ट्रेल पर जा रहे थे तो रास्ते में वापस आते हुए उन्हें लोग दिखे, पर्वतारोही दिखे। वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में थे और थोड़ा बहुत सामान उनके हाथ में था। उन्हें लगा कि इतना सारा सामान लाकर और इतने सारे लोग अपने साथ लाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। उन्होंने उन शेरपाओं को वापस घर भेज दिया और नॉर्मल थोड़ा बहुत सामान लेकर हिलाम्बू ट्रेल के लिए निकल गए। ये काफी अच्छा अनुभव रहा और वो हिलाम्बू ट्रेल से वापस आकर काफी खुश थे और एक कॉन्फिडेंस भी जागा कि हिमालय जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। जेम्स स्कॉट और उनके दो दोस्तों जिम और मार्क ने सोचा कि अब हिलाम्बू ट्रेल हमारा इतना अच्छा गया तो क्यों ना उसी ट्रेल पर हम आगे जाएं। तो उन्होंने कुछ साधारण से गियर लिए। पिछली बार की तरह ऐसी कोई गलती नहीं करी कि बहुत सारा सामान ले लिया। पर ये महीना दिसंबर का था। वो ये भूल रहे थे कि वो पहली बार सितंबर में गए थे। जेम्स, टिम और मार्क तीनों ने हिलाम्बू ट्रेल की तैयारी करी, पर आगे जाकर उन्हें लगा ये काफी आसान ट्रैक है, क्यों ना हम थोड़ा रास्ता चेंज करें और आगे जाएं। तब तक टिम चोटिल हो चुके थे और वो वापस जाना चाहते थे। तो मार्क और जेम्स आगे बढ़ना चाहते थे। टिम वापस काठमांडू आ गए। एक छोटी सी धर्मशाला में मार्क और जेम्स ने रात गुजारी। सुबह उठते ही मार्क और जेम्स रास्ते पर निकल गए। जब थोड़ी 1 घंटे चढ़ाई करी और बहुत खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तभी मार्क ने कहा कि मैं इस ट्रेल पर ना जाकर अब मार्क किसी और रास्ते जाना चाहते थे और जेम्स किसी और रास्ते। दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। इसी बीच तेजी से बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके लिए दोनों तैयार बिल्कुल नहीं थे। थोड़ी ही देर में उनके बीच दोनों एक दूसरे को दिखना बंद हो गए। एक जगह छोटी सी गुफा जैसी थी, उसमें जाके जेम्स ने शरण ली और अगले दिन तक वो वेट करते रहे कि जब बर्फबारी रुकेगी तो मैं आगे जाऊंगा। जब वो सुबह उठे तो पूरा इलाका बिल्कुल सफेदी से ढक चुका था। जो ट्रेल बहुत आसानी से दिख रहा था अब वो कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा था। पर जेम्स ने सोचा मैं थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। कई घंटे की चढ़ाई करने के बाद वो सिर्फ 1-8 किलोमीटर ही चल पाए होंगे। कमर तक बर्फ भरी हुई थी। उन्हें लगा कि अब शायद वो आगे जा नहीं पाएंगे। तो एक छोटी सी गुफा जैसी दिखी और वो उसके अंदर जाकर छुप गए। अब बर्फ और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जेम्स के पास बहुत थोड़ा खाना और पहनने के लिए बहुत कम कपड़े थे। हिलाम्बू ट्रेल के उस कॉन्फिडेंस ने जेम्स को और खतरे में डाल दिया था। अब उनके पास बहुत कम ट्रैकिंग गियर्स और कपड़े और खाना था। तालू के इलाके में थे, तालू, चोपटा और पेडी का इलाका। ये बात किसी को पता नहीं थी क्योंकि सभी सोच रहे थे कि वो हिलाम्बू के ट्रेल पर हैं। लगभग 10 दिन गुजर गए और जेम्स उस गुफा से निकल भी नहीं पाए। उन्होंने अपने पैर में कोई सेंसेशन महसूस नहीं किया तो खोल कर देखा, पैर बिल्कुल नीले हुए थे। काट कर देखा तो दर्द नहीं हुआ। तो जेम्स को लगा कि अब मेरे पैर काटने पड़ेंगे। उन्होंने अपने पैरों को गर्म करने की कोशिश की पर यह संभव नहीं था। तो उन्होंने स्लीपिंग बैग में ही अपने आप को डाले रखा। पता नहीं कोई हेल्प कब तक पहुंचेगी। जेम्स स्कॉट को गायब हुए अब लगभग 15 दिन हो गए थे और नेपाल की अथॉरिटीज ने ब्रिस्बेन में रहने वाली उनकी बहन जेम्स रॉबर्टसन को फोन कर ये बता दिया था कि
जेम्स स्कॉट गायब हैं। जेम्स रॉबर्टसन पहली फ्लाइट पकड़कर नेपाल आ गई और अपने भाई को खोजने की हर संभव कोशिश करने लग गई। उन्होंने हर उस व्यक्ति से बात करी, उनके भाई को खोजने की कोशिश में लगे हुए। एक इंसान नहीं मिल पाया उन्हें, वो था मार्क, जो आखिरी टाइम पर जेम्स के साथ में था। अब मार्क का कहीं दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। 20 दिन से अधिक उस गुफा में फंसे हुए हो गए थे और उनको भूख से वो तड़प रहे थे। कभी कभी बर्फ खा लेते तो ठंड से शरीर और अकड़ जाता। अपने ध्यान को बटाने की हर संभव कोशिश करते। वो कभी फैमिली के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते और कभी जूडो कराटे के हर एक मूवमेंट को बहुत अपने दिमाग में रिहर्स करते। उन्हें एक आवाज़ आई, उन्हें लगा कोई जानवर बाहर है, चलो मैं शिकार करता हूँ। और अपनी कैंची लेकर वो बाहर गए। उन्होंने एक बड़ा काला खूंखार सा हिमालयन बेयर देखा। वो डर गए। वो समझ गए कि अगर मैं इससे उलझा तो ये मुझे मार के खा जाएगा। वो आकर अपनी स्लीपिंग बैग में डर के मारे चुपचाप उसी गुफा में लेट गए और उन्हें लगा कि अगर ये अंदर आ गया तो मुझे निश्चित रूप से खा जाए। 3 दिन तक वो उस हिमालयन बेयर की आवाज़ें उसके जेम्स स्कॉट की गुफा के आसपास ही गूंजती। अब 10 दिन और गुजर गए। उधर रॉबर्टसन, उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आखिर में वो पशुपतिनाथ के मंदिर के अहाते में एक चौक में जाकर बैठ जाती हैं। वहीं एक लोकल नेपाली महिला उनके बगल में आकर बैठ जाती है। उनकी आंखों में आंसू देखकर पूछती है अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कि क्या हुआ है। वो जितने आसान और साफ शब्दों में बता सकती थी उसे उन्होंने बताया। उस महिला ने कहा कि पास में एक बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं जो 6 से 7 घंटे ध्यान करते हैं और वो चीजें भी देख सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते हैं। रॉबर्टसन को इस बात पर उतना यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे लोग मेरे भाई को खोजने में लगे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क क्या कर लेंगे। पर वो उस महिला की बहुत इंसिस्ट करने पर उसके साथ चली गई। उस मॉन्क को उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने 10 मिनट का ध्यान किया और उसके बाद उस हिमालय का मैप लेकर एक जगह ट्रायंगल बना दिया और कहा कि आपका भाई यहीं मिले। और रॉबर्टसन को लगा तो इधर तो मेरा भाई गया ही नहीं है। जेम्स स्कॉट को लगने लग गया था कि मेरा आखिरी समय आ गया है। 30 से अधिक दिन से न उन्होंने कुछ खाया पिया था और बिल्कुल कमजोर हो गए थे। फिर उन्होंने अपनी डायरी निकाली और अपने घर वालों के लिए कुछ नोट्स लिखना चालू किए। उन्हें कम से कम ये तो पता चले कि मेरी मौत कैसे हुई और मेरा आखिरी वक्त कैसा गुजरा। वो अपनी एक एक डिटेल लिख रहे थे, अपने घर वालों से माफी मांग रहे थे, अपनी बेवकूफियों के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा थे और उनको अकेला छोड़ के जाने के लिए बहुत दुखी भी थे। तभी मार्क को उधर रॉबर्टसन बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। मार्क सिडनी के एयरपोर्ट पर किसी को मिले और उन्होंने बताया कि हम पुराने ट्रैक को छोड़कर पेडी और चोपटा के रास्ते चले गए थे। रॉबर्टसन के तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा ये तो वही इलाका है जिसके बारे में वो मॉन्क बात कर रहे थे। उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क ने बनाकर दिया था वही ट्रायंगल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को पकड़ा दिया और उनसे कहा उनका भाई यहीं मिलेगा। उधर अपनी गुफा के आसपास लगभग 38 दिनों के बाद जेम्स को किसी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि हेलुसिनेशंस यानी भ्रम हो रहे हैं। फिर भी ताकत लगाकर उन्होंने उठकर बाहर आए और रियल में हेलीकॉप्टर उन्हें दिख रहा था और वो ऑरेंज कलर के वो स्लीपिंग बैग को हिला हिलाकर उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ हूँ। 2-3 चक्कर मारकर वो हेलीकॉप्टर वापस चला गया। जेम्स का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है और अगर देख भी लिया है तो यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 4 दिन का पैदल रास्ता लगेगा और हेलीकॉप्टर वो यहाँ उतार नहीं सकते। तब तक शायद मैं जिंदा रह ना पाऊँ। और जेम्स बहुत भारी मन से वापस उस गुफा में आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन की उस टीम ने जेम्स को देख लिया था। उन्होंने रॉबर्टसन को बताया कि उनका भाई वहाँ है। रॉबर्टसन ने अपने घर फोन किया और अपनी माँ को बताया, माँ जिमी जिंदा है, हम उसे लेकर आएंगे। और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो। अब समय कम था और काम बहुत बड़ा था तो हेलीकॉप्टर को कहीं बीच में उतारने की कोशिश की गई और बहुत बड़े एक टीम जेम्स स्कॉट को बचाने की उस मुहिम में निकल पड़ी। जेम्स की गुफा के पास उन्हें पैरों की आवाजें सुनाई देने लग गई तो उन्हें लगा कि लगता है ईश्वर के फरिश्ते मुझे लेने आ गए हैं, मेरा टाइम आ गया है। 22 साल के जेम्स इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर वो आवाजें बिल्कुल और पास आती जा रही थी। लोग बात करते जा रहे थे।
रेस्क्यू ऑपरेशन इतना मुश्किल था कि जेम्स के पास जब लोग पहुंचे और उन्होंने पूछा, क्या आप ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर जेम्स स्कॉट? उन्होंने कहा हाँ, तो वो सभी फूट फूट कर रोने लग गए और उन्होंने कहा, आप ईश्वर का अवतार हैं, क्योंकि इस एरिया में 10 दिन से अधिक कोई जिंदा रह नहीं पाया। वापस जेम्स को स्ट्रेचर में डालकर जूसेस पिलाए गए और वापस उन्हें हेलीकॉप्टर तक लाया गया, जहां हेलीपैड पर उनकी बहन उनका इंतजार कर रही थी। और जेम्स स्कॉट कमजोर और बड़े बालों के साथ बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। एक बार को रॉबर्टसन उन्हें पहचान ही नहीं सकी, पर जब उन्होंने अपने भाई को पहचाना तो गले से लगा लिया और